ते भारत की शान। जमाखोरी रोकने और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गेहूं पर केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लगाई स्टॉक लिमिट। किसानों से दलहन की भरपूर खरीद पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोर। सरकारी पोर्टल ई समृद्धि पर अन्नदाताओं के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का दिया निर्देश। और राजस्थान में खरीफ सीजन के लिए किसानों को फ्री में दिए जाएंगे उन्नत किस्मों के बीज। कृषि विभाग ने 26 लाख किसानों के लिए शुरू की निशुल्क बीज किट योजना। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। गेहूं स्टोरेज की नई लिमिट 24 जून 2024 से ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार की इस पहल से गेहूं की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से व्यापारी खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होंगे। इससे गेहूं से लेकर आटे तक की कीमतें भी नीचे आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 3000 मीट्रिक टन कर दी गई है। वहीं हर खुदरा विक्रेता के आउटलेट के लिए स्टॉक सीमा 10 मीट्रिक टन तय की गई है। खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को निःशुल्क बीज बांट रही है। सरकार द्वारा उपलब्ध बीज में ज्वार, मूंग, मोठ और मक्का की उन्नत किस्मों के बीज शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 लाख किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ बीज के मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। बीज वितरण योजना के तहत किसानों को खेतों की मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्नत खेती के लिए किसानों को आधुनिक मशीन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि उन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जानकारी मिल सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों से दालों समेत दूसरी फसलों की खरीद के लिए सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़ाए जाएं। केंद्र सरकार ने किसानों से उपज की सीधी खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल को बीते साल लॉन्च किया था। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें आसान बिक्री और भुगतान प्रक्रिया का लाभ मिल सके। दलहन में आत्मनिर्भरता को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले हफ्ते विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रमुख दलहन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने 21वीं पशुधन डेटा संग्रह के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा गणना में शामिल की जाने वाली प्रजातियों के नस्ल विवरण की विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
21वीं पशुधन गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को सामूहिक जिम्मेदारी दी गई, जिससे आने वाले दिनों में पशुपालन क्षेत्र की भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए बीते सप्ताह नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान निर्देश दिया कि केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निरीक्षण केंद्र आवश्यकता के अनुरूप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। बैठक में निर्देश दिया गया कि उत्तर पूर्व में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था हो, जिससे बाढ़ से निजात मिले और कृषि सिंचाई के साथ साथ पर्यटन भी विकसित हो। उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत में प्री मानसून बारिश हो रही है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। हालांकि अभी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान और दिल्ली में मानसून की एंट्री के साथ ही आसपास के राज्यों में भी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून अपने सामान्य समय की तुलना में लगभग एक सप्ताह देरी से आ रहा है। 11 जून के बाद से ये लगभग 9 दिनों तक धीमा रहा। आजादी के बाद हमने हर क्षेत्र में अपने लिए पर्याप्त कृषि उत्पादन किए हैं, लेकिन क्या ऐसा सभी क्षेत्रों में हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। हम इस पूरे परिदृश्य को आत्मनिर्भरता की यात्रा में कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे विज्ञान तिलहन की पैदावार बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है, या फिर बाजार किसानों तक पहुंचने में कैसे सक्षम हो रहा है? और क्या हम तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में कई प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तिलहन का उत्पादन भी प्रमुख है। रसोई से लेकर सौंदर्य तक तेल का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसे में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार से लेकर किसान तक सभी कोशिशों में जुटे हैं, फिर भी अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या वजह है? कैसे लगेगा तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का तड़का? देखिए मंडी.com के इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसी कड़ी के तहत देश भर में कई प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तिलहन का उत्पादन भी प्रमुख है। रसोई से लेकर सौंदर्य तक तेल का अपना महत्व होता है। ये किसी न किसी रूप में लोगों के जीवन यापन का जरिया भी है। आजादी के समय से ही भारतीय कृषि ने खाद्यान्न उत्पादन में काफी तरक्की की है। हालांकि 50 और 60 के दशक में हमारे यहाँ खाद्यान्नों की भारी कमी थी और हम अनाज आयात करने पर मजबूर थे। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना से हमने कृषि के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हरित क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर बनने में सहायता की और तब से अब तक हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहां हम अपने कृषि उपज का निर्यात कर सकते हैं। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद
आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। बात तिलहन की करें तो खाद्य तेल को लेकर सरकार गंभीर है, इसमें दो राय नहीं। ये भी हकीकत है कि देश में खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन में बड़े गैप के कारण हमें विदेश से तेल आयात करना पड़ता है। कुल खाद्य तेल का 57% विदेश से आयात किया जाता है। खाद्य तेल की कमी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके आयात पर 20.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में देश के लिए तिलहन के साथ साथ पाम तेल को बढ़ावा देने के माध्यम से खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी पाम की खेती करने के लिए किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मिशन पाम ऑयल खाद्य तेल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और किसानों की आय को बढ़ावा देगा। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल, इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था। यह मिशन पाम की खेती को प्रोत्साहन देने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये योजना वर्तमान में देश भर के 15 राज्यों में जारी है, जो 21.75 लाख हेक्टेयर के संभावित क्षेत्र को कवर करती है। अब तक मिशन के तहत 1 करोड़ रोपण सामग्री वाली 111 नर्सरी स्थापित की गई हैं और 1.2 करोड़ रोपण सामग्री की क्षमता वाले 12 बीज उद्यान बनाए गए हैं। मिशन के तहत प्रसंस्करण कंपनियां ऑयल पाम किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित कर रही हैं, जहां वे इनपुट, कस्टम हायरिंग सेवाएं, कृषि सलाह और किसानों की उपज के संग्रह की सुविधाएं दे रहे हैं। Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. सरकार की दूरदर्शी पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, किसानों को सशक्त बनाने और भारत में खाद्य तेल उत्पादन के लिए स्थायी तथा आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सेहत और बाजार के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ दशकों से खाद्य तेल को लेकर सरकार के साथ साथ देश के किसान भी तिलहन फसलों की उपज में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन और पाम के बाद सरसों दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल का स्रोत है। कनाडा और चीन के बाद भारत सरसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया के कुल उत्पादन में लगभग 12% का योगदान देता है। भारत के अधिकांश राज्यों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। भारत में उगाई जाने वाली 9 तिलहन फसलों के कुल क्षेत्रफल और उत्पादन में सरसों का क्षेत्रफल लगभग 27% और उत्पादन लगभग 35% है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को संबल देने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। हम हमारे लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं।
हम देश में 65 लाख टन सरसों पैदा करते थे, 125 लाख टन पर पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी बढ़ाई और किसानों को प्रोत्साहन दिया एमएसपी बढ़ा के, जो सरसों के एमएसपी 4,000 रुपये थी किसी ज़माने में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 5,650 हुई। उसकी वजह से किसानों को मिला और कोशिश की जा रही है, सरकार ने काफ़ी कोशिश की है। आयात में कुछ कमी हुई है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, प्रतिवर्ष कंजम्पशन भी बढ़ता है, इसलिए इंपोर्ट बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लोकसभा में बोला है कि मुझे आयात पे अंकुश लगाना पड़ेगा। आयात पे अंकुश लगाने का मतलब ये है कि लोकल क्रॉप बढ़ानी पड़ेगी। लोकल क्रॉप बढ़ाने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक माध्यम है, सहारा है, सपोर्ट करता है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करेंगे तो किसान को ये पता पड़ेगा कि उसको सोयाबीन की उपज ये मिलेगी, उसको पता पड़ेगा सरसों के दाम ये मिलेंगे, ग्राउंडनट के दाम ये मिलेंगे। तो इसके लिए आने वाले समय में हो सकता है हम 2027-28 तक हमको इंपोर्ट कम करना पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, माननीय कृषि मंत्री जी ने, और हम सब उनके साथ हैं। एसोसिएशन लेवल पर भी हम गाँव-गाँव में सरसों तिलहन पैदावार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से खाद्य तेल को लेकर सरकार के साथ साथ देश के किसान भी तिलहनी फसलों की उपज में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि तिलहन के उत्पादन में सुधार लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप हर चीज इन सिविलियंस पे छोड़ेंगे ना, तो हो चुका हमारा काम। आई एम नॉट एन इनएफिशिएंट ऑफिसर। सर उन्हें ध्यान से देखिए, उनकी चाल देखिए सर, वो औरत है आतंकवादी सर। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तिलहन एक महत्वपूर्ण फसल है जिसमें हमें खाद्य तेल मिलता है और फिलहाल हम इसका आयात बड़े पैमाने पर करते हैं। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खाका तैयार किया गया है उससे काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। हालांकि सरकार को उत्पादन के साथ साथ तिलहन की मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो कैसे, देखिए आगे की हमारी इस खास रिपोर्ट में। तिलहन में कैसे आत्मनिर्भर होगा भारत, ये बड़ा सवाल है। हालांकि देश के किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन की खेती कर सकें, इसके लिए सरकार भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। जबकि दूसरी तरफ नाफेड और एनसीसीएफ जैसी कृषि विपणन संस्थाएं भी तिलहन को लेकर अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही हैं। भारत सरकार के माध्यम से नाफेड है, एनसीसीएफ है, नाकोफ है, केंद्रीय भंडार है, इनके थ्रू खरीदारी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता रहती है। बाकी रही आपके प्लांट की बात, माल ज़्यादा खरीद हो जाए, उसके बाद प्रोसेसिंग करानी हो, बाजार में सस्ता तेल बेचना हो, तो उसके लिए व्यापारिक संगठनों का साथ लेना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है कि अभी भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। लेकिन सब तरफ से मिला के फ्यूचर ट्रेडिंग जब तक चालू नहीं होगी, देश में उपज नहीं बढ़ेगा। हम आयात पर कब तक निर्भर रहेंगे? इंपोर्ट से आज़ादी के लिए सबसे पहला काम फ्यूचर ट्रेडिंग चालू होना चाहिए। ऑयल सीड में आज हम 150 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, हमको यही नहीं पता कि कल हमारा तेल क्या भाव बिकेगा। उसकी रेट शिकागो तय करता है, उसकी रेट मलेशिया तय करता है, इंडोनेशिया तय करता है। माल हमको चाहिए और रेट वो तय करते हैं। इस रेट को भारत तय करे, भारत के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग चालू की जाए। भारत कई देशों से तिलहन की पैदावार के मामले में अब भी पीछे है, लेकिन इतना जरूर है कि हमने पहले की बहुत खराब स्थिति से खुद को बाहर निकाला है। फिलहाल भारत दुनिया का मात्र 10% तिलहन पैदा करता है, जबकि खपत उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए हमेशा तेल की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, इस विषय पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। किसी भी वस्तु की मार्केटिंग उसे अच्छी कीमत दिलाने में मदद करती है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और किसानों को उनके खाद्यान्न के व्यापार में मदद करने के लिए बाजारों को जोड़ने के कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
सरकार भविष्य में तिलहन जिंसों में वायदा और विकल्प व्यापार बढ़ाने को लेकर भी तैयारी कर सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, अनेक से हम मिले और हमने हमारी बात रखी कि इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो रही है, किसान को उसकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, उपभोक्ता को उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक बेस है। वर्ल्ड लेवल में 5 बड़ी कंट्री अगर आप देखें तो वहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग है। आज बिना फ्यूचर ट्रेडिंग के हमारे यहाँ पे अंधेरा हो गया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट की थी हमने, अभी बीच में इलेक्शन आ गए, हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में सरसों तेल, सोयाबीन तेल, पाम तेल, इसको ज़रूर चालू करना चाहिए। एक तरफ हम देश में उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमको पता ही नहीं कि आने वाले उत्पादन का भाव क्या मिलेगा। NCDX के माध्यम से किसान को ये पता पड़ जाएगा कि जब वो सोइंग करेगा, कि जब उसकी क्रॉप आएगी तो उसको ये रेट मिलेगी, तो वो बढ़ाएगा। हमको अगर इंपोर्ट से आज़ादी चाहिए, इतना बड़ा पैसा हमारा इंपोर्ट में जा रहा है, 150 लाख टन से ऊपर हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको फ्यूचर ट्रेडिंग चालू करनी पड़ेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग तेजी मद्दी का साधन नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग प्राइस आउटलुक का एक साधन है। इसको प्राइस आउटलुक के रूप में लो। बाकायदा डिलीवरी बेस्ड व्यापार होता है, जिसको डिलीवरी करनी है डिलीवरी करे, नहीं करनी है तो उसका सौदा बाकायदा 20 तारीख को सिस्टम के साथ में इसका ख़त्म होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रिक्वेस्ट है, सरकार ने कोई गलत हिसाब से इसको बंद नहीं किया होगा, कोई कारण हुआ होगा, लेकिन अब समय आ गया है इसको चालू करे। उद्योग, किसान, उपभोक्ता और सरकार की रेवेन्यू भी इसके साथ लॉस हुई है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय में उत्पादों को बेचने के लिए बाजार तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। उचित बाजार पहुंच के बिना कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक फल फूल नहीं सकता। उसी तरह बाजारों तक उचित पहुंच किसानों को उनकी क्षमता के भीतर उचित मूल्य पर अपनी कृषि उपज बेचने में सक्षम बना सकती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम बड़े तेल आयातक भी हैं। सवाल है कि ऐसा विरोधाभास क्यों? जवाब है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए तिलहन फसलों की जितनी खेती होनी चाहिए, जैसे उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, उस तरह से रफ्तार नहीं बढ़ी। आजादी के बाद से ही हमारी पॉलिसी ऐसी रही है जिसमें गेहूं, धान की फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया और तिलहन फसलें पीछे छूट गईं। मंडी.com के लिए नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।